प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस तो यार करनी ही है, वो तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। चीज़ें क्लियर तभी होंगी जब प्रैक्टिस होगी अच्छे से। तो प्रैक्टिस तो ज़रूर करो, लेकिन अगर उससे पहले कोई वो है इशू तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन इस तरह से वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अब एक इसका जो वेरिएशन है एसक्यूएल इंजेक्शन का, वो है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, तो ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। नॉर्मल फंक्शनिंग तो इस फील्ड के हमने देखी है, यूज़र आईडी डालो और कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाता है। अब मैंने पहले कैसे चेक किया था एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, एक सिंगल कोड देके, तो मैं सिंगल कोड अगर यहाँ देता हूँ तो कुछ नहीं आएगा स्क्रीन पे। मतलब कि अब मैं अगर इसको वो दे दूँ, क्या बोलते हैं, कोई एरर दे दूँ या कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखूँ जो गलत है, कोई एरर भी मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो अब ऐसे में टेस्ट कैसे किया जाए एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, या तो सीधे सीधे ट्राई कर लो और 1 = 1 वाली चीज़ करके। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन हो रहा है, एरर्स पे वो कुछ दिखा नहीं रहा। तो इन दैट केस यहाँ पे थोड़ा सा एक इश्यू ये रहता है कि पहली बात तो एरर्स नहीं दिखा रहा, तो मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि मेरी स्टेटमेंट जो है, जो मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए दी है, उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं दिखा रहा है, या फिर जो मैंने क्वेरी डाली है उसके लिए कोई रिजल्ट है ही नहीं। तो वो चीज़ नहीं पता चलती है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में। लेकिन अगर टेस्ट करना है, जैसे मान लो यहाँ तो हमने कर लिया ये और 1 = 1 करके, तो दिख रहा है कि हाँ एसक्यूएल इंजेक्शन हो ही रहा है इसमें। बट एक और तरीका होता है टेस्ट करने का, ठीक है, उसको कहते हैं टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। टाइम बेस्ड क्यों? क्योंकि उसमें जैसे मान लो जो भी डेटाबेस सर्वर है, मैं उसको कुछ एक वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टाइम दूंगा। ठीक है, फिक्स्ड जैसे 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स इस तरह से कुछ दूंगा, और जो रिस्पॉन्स है वो मैं स्पेसिफाई करूंगा कि उतने डिले के बाद आए रिस्पॉन्स। ठीक है, वो चीज़ मैं बताता हूँ कैसे करते हैं यहाँ पे। एक फंक्शन होता है स्लीप। ठीक है, स्लीप फंक्शन मतलब कि वो अगर दे दिया मैंने, तो सिस्टम स्लीप एज इन इनएक्टिव रहेगा, उतने टाइम के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 एंड, यहाँ पे एंड यूज होगा, स्लीप देना है क्योंकि, एंड अगेन लोअर केस अपर केस दोनों में यूज कर सकते हैं। स्लीप ब्रैकेट में वैल्यू दोगे कितने सेकेंड्स के लिए तुम चाहते हो कि सर्वर स्लीप करे एज इन कि इनएक्टिव रहे, कोई रिस्पॉन्स ना दे। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे स्लीप करना कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू द सर्वर। स्लीप मान लो यहाँ पे मैंने 15 दे दिया, सबमिट। अब यहाँ पे स्लीप तो लेकिन हुआ नहीं, इमीडिएट रिस्पॉन्स आया। इसका मतलब कि ये क्वेरी काम नहीं करी। क्यों काम नहीं करी? क्योंकि हमने एंड में वो नहीं लगाया था, क्या बोलते हैं, या तो ऑक्टाथॉर्प लगाओ या फिर डबल हाइफन के साथ स्पेस, तो बाकी क्वेरी कमेंट आउट हो जाए ताकि। अब यहाँ पे स्लीप 15 दिया, तो देखो सर्वर रुका हुआ है अभी। ठीक है, 15 सेकंड तक ये रुकेगा और तब रिस्पॉन्स देगा। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ, हाँ एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। जो मैंने एसक्यूएल कोड इंजेक्ट किया वो चल रहा है। देखो, वेट किया उसने, फिर रिजल्ट दिया। इसको कहते हैं टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। टाइम बेस्ड क्यों? क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम दी उसको, कितना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 15 सेकंड यहाँ पे दिया। अब कितना टाइम देते हो वो तो डिपेंड करता है,
जितना देना चाहो। बहुत ज़्यादा दोगे तो वही बैठे रहोगे उतनी देर तक वेट करते हुए। थोड़े बहुत सेकंड्स का ही टाइम इसमें स्पेसिफाई किया जाता है, और डिपेंडिंग ऑन कि हाँ सर्वर उतनी देर रुक रहा है या नहीं आंसर करने के लिए, फिर अपन ये कंक्लूड करते हैं कि हाँ एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये जो सर्वर है ये वल्नरेबल है एसक्यूएल इंजेक्शन को। तो वो चीज़ हमने टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। तो वैल्यू तो चाहे और कितनी भी दे दो, ठीक है, जो स्लीप वैल्यू है वो और ज़्यादा लंबी भी दे सकते हो, सो वो लिमिट नहीं है। से 1 एंड स्लीप 30 दे दिया मान लो। अब किया सबमिट। तो यहाँ पे भी देखो सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो मैं इस तरह से वेरीफाई कर सकता हूँ कि मैंने जो एसक्यूएल कोड इंजेक्ट किया वो काम कर रहा है, मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन चल रहा है इस सर्वर पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं जो भी स्टेटमेंट्स लिखूंगा एज लॉन्ग एज स्टेटमेंट सही है उनका रिजल्ट मेरे को दिख जाएगा। जैसे मान लो सेम वो ट्राई करते हैं, अगर यूनियन सिलेक्ट यूज़र पासवर्ड वाली जो स्टेटमेंट थी यूजर्स, तो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें भी। गलत स्टेटमेंट के केस में कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है एसक्यूएल इंजेक्शन। कोई क्वेश्चंस उसमें आगे? मिटिगेशन ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन अपार्ट फ्रॉम सैनिटाइजेशन। अच्छा, एसक्यूएल में देयर इज समथिंग नोन एज स्टोर्ड प्रोसीजर्स। ठीक है, इसको एक बार देखना क्या होता है। दिस इज मिटिगेशन, दिस इज गुड फॉर मिटिगेशन। सैनिटाइजेशन तो खैर ऑफ कोर्स सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, एंड देयर इज आल्सो यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो इससे यू कैन प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज। एसक्यूएल इंजेक्शन जो है, अगेन ये सब आपको डेवलपमेंट के टाइम पे ध्यान रखना होता है। ये वल्नरेबिलिटीज इन द फर्स्ट प्लेस ऐसी आती ही इसलिए क्योंकि जो डेवलपर है उसको नहीं आइडिया होता है कि हाँ क्या इशू हो सकता है या किस तरह से काम करेगा, या अटैकर्स किस किस तरह से अटैक करते हैं एप्लीकेशंस को, यही आइडिया नहीं होता डेवलपर्स को। सबसे बड़ा जो है चक्कर यही है। ओके, तो यहाँ पे जो DBW है ये वाला पोर्शन हमारा ख़त्म होता है।
और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। विल टेक अ 10 मिनट ब्रेक। थोड़ा तुम भी रिवाइज करो, प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कर लो अगर अभी है सिस्टम का एक्सेस तो। एंड फिर आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर।
ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ बात करूँ उससे पहले, क्या तुम लोग फेमिलियर हो इस टर्म से, क्लाउड कंप्यूटिंग? यस। अच्छा, तो क्लाउड कंप्यूटिंग को तुम कैसे डिफाइन करोगे, या क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? स्टोरिंग डेटा इन क्लाउड, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। लेकिन डेटा स्टोरेज के अलावा बहुत कुछ है। अच्छा, और पहली बात तो क्लाउड क्या है, जो क्लाउड कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड क्या है इसमें? देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है, इसमें एकदम बेसिक, एकदम सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसका मीनिंग सिंपल ये है कि कुछ कंप्यूटिंग सर्विस मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑन डिमांड, और मैं ऑनलाइन उसको एक्सेस कर रहा हूँ। और सिंपल एक्सप्लेनेशन देना चाहो, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कि किसी और का सिस्टम यूज़ करना अपना काम करने के लिए, और उस सिस्टम को एक्सेस कैसे कर रहे हैं अपन? ऑनलाइन। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में अब मान लो मुझे कुछ काम करना है, कुछ टास्क परफॉर्म करना है, कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, जो भी है, कुछ भी एनीथिंग। लेकिन मेरे पास जो हार्डवेयर है, मेरे पास जो सिस्टम है, उसकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है। ठीक है, वो सिस्टम जो है उतना पावरफुल नहीं है जितना मुझे रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और जितनी भी मेरे को रिक्वायरमेंट है कि जितनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए, जितनी मेमोरी चाहिए, जो भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए, एग्जैक्टली उस हिसाब से मैं अपना जो क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ करूँगा, उसमें एग्जैक्ट उस कॉन्फ़िगरेशन को मैं यूज़ करके उसके हिसाब से पे करूँगा। एंड मान लो मुझे ये सिर्फ 2 दिन के लिए चाहिए या 3 दिन के लिए चाहिए, मैं उतने टाइम के लिए यूज़ करूँगा। इसमें अब मेरे को एडिशनल हैसल नहीं है कि हाँ नया सिस्टम खरीदो, मैनेज करो, प्लस एक बार उसका काम खत्म हो गया फिर क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ कि हम किसी तरह की कंप्यूटिंग सर्विस यूज़ कर रहे हैं, स्टोरेज भी ऑफ कोर्स इसमें आ जाता है, या कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, और कहाँ पे कर रहे हैं ये चीज़? एक सिस्टम पे जो रिमोटली कहीं लोकेटेड है, एंड हम उसको ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। जितना भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ उतना ही पे करना है मेरे यूजेज के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो इन्होंने लिखा हुआ है वो क्या दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सर्विसेज फ्रॉम एप्लीकेशंस टू स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर, टिपिकली ओवर द इंटरनेट एंड ऑन अ पे एज यू गो बेसिस। ठीक है, ओवर द इंटरनेट हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, एंड पे एज यू गो, जितना भी यूजेज है उस हिसाब से पे करना है। जैसे अगर यूज़ खत्म हो गया, कैंसिल कर दिया सब्सक्रिप्शन, आगे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इन्होंने जो यहाँ पे नीचे लिखा है, जैसे हाउ डज क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क, तो रादर देन owning their own infrastructure, companies can rent access to these services। ठीक है, तो इट इज़ लाइक कि आप रेंट पे ले रहे हो कोई सिस्टम यूज़ करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो एक मेन बेनिफिट है वो ये है कि
यू कैन अवॉइड द अपफ्रंट कॉस्ट। ठीक है, नए सिस्टम्स खरीदने नहीं पड़ रहे पहली बात तो, प्लस उनको मेंटेन नहीं करना पड़ रहा, तो वहाँ आपको एक तो कॉस्ट बच रहा है, दूसरी चीज़ स्पेस बच रही है, आपको उतनी स्पेस नहीं चाहिए अपने सिस्टम्स, मल्टीपल सिस्टम्स को स्टोर करने के लिए। तो दो तो यही बेनिफिट्स हैं। तीसरा जो है स्केलिंग, यू कैन स्केल अप और यू कैन स्केल डाउन। स्केल अप मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं अभी जो जितनी भी प्रोसेसिंग पावर यूज़ कर रहा हूँ, एक टाइम आया कि मेरे को लगा नहीं ये कम पड़ रहा है, तो मैं इमीडिएटली स्केल अप कर सकता हूँ, ज़्यादा सिस्टम्स या ज़्यादा सर्विसेज का यूज़ कर सकता हूँ, या मान लो सिस्टम मैंने लिया हुआ है उसके रिसोर्सेज इंक्रीज कर सकता हूँ, अकॉर्डिंगली ऑफ कोर्स वो पेमेंट भी उस हिसाब से फिर बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं स्केलिंग अप, अपना यूजेज जो है इंक्रीज करना। एंड स्केलिंग डाउन होता है, मान लो कि जैसे बिजी सीजन चल रहा है कंपनी के लिए, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद यूजेज कम हो रहा है, तो वो सर्विसेज जो यूज़ कर रहे हैं वो कम कर देंगे, एंड अकॉर्डिंगली जो भी यूजेज है सिर्फ उतना ही पे करना है। तो इसमें अगर यहाँ पे वो लोग ऑन प्रेमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदते और उनको यूज़ करते, तो ये तो फिर इशू हो जाता है कि अगर लोड बढ़ रहा है सिस्टम पे, तो हर बार नए खरीदो, एंड थोड़े टाइम के लिए वो यूज़ होंगे, बाकी जब व्हेन यू कम बैक टू नॉर्मल वो सिस्टम्स आपकी आइडल बैठे। तो कॉस्ट, इवन परचेजिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सब कुछ मिला के तो कॉस्ट का बेनिफिट है, प्लस स्केलेबिलिटी है। ये दो बहुत ही मेन जो हैं बेनिफिट्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, और इसीलिए काफ़ी कंपनीज और काफ़ी इंडस्ट्री जो है पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग के ही साइड पे फोकस कर रही है आज की डेट में। ठीक है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग इज समथिंग जो आजकल तो ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ कर ही रहा है। गूगल डॉक्स यूज़ किया किसी ने, जिसे जो ऑनलाइन वो है ना गूगल डॉक्स, जहाँ पे तो अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। गूगल डॉक्स है, इवन अगर तुमने गूगल ड्राइव यूज़ किया है, तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, गूगल ड्राइव जो है वो स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज। तो गूगल डॉक्स जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। ऑफकोर्स क्या करते हो तुम गूगल डॉक्स पे, किस तरह क्या डॉक्यूमेंट एडिट किया है क्या नहीं, वो तो ऑफकोर्स इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, गूगल डॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और गूगल डॉक्स में हम क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही वो एप्लीकेशन है, और हम सिंपली उसको यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में, ठीक है, विदाउट हैविंग टू इंस्टॉल एनीथिंग। सिंपली मैं ब्राउज़र यूज़ करके उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकता हूँ। तो दैट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह की होती है। तीन डिविजन है मेनली इसमें। ठीक है, व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज आर अवेलेबल, इसमें कहाँ दिया है इन्होंने, हाँ ये यहाँ पे दिया हुआ। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, तीन मेन तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स होते हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सबसे पहला। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, सर्वर्स जो हार्डवेयर जितना भी चाहिए, वो सब हम क्लाउड जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे रेंट पे ले रहे हैं, जो भी कंज्यूमर है वो
उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट कर रहा है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं, क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है, सॉफ्टवेयर पोर्शन पूरा का पूरा ही वो क्लाउड कंज्यूमर के हाथ में होता है। वो लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में तुम क्या रन कर रहे हो, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, क्या एप्लीकेशन चला रहे हो, वो पूरा तुम्हारे ऊपर है एज अ कंज्यूमर। तो वो तुम्हें बस वो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस दे देंगे, एंड उस पर फिर क्या करना है दैट इज़ अप टू यू। जो भी तुम स्पेसिफाई करोगे, मतलब जो बट जितनी भी प्रोसेसिंग पावर, जितनी मेमोरी, स्टोरेज, जितना भी तुम स्पेसिफाई करोगे उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हें दे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉट कर देंगे। एंड बाकी उसको कैसे यूज़ करना है दैट इज़ अप टू यू। उसमें एक एक चीज़, एक एक एप्लीकेशन, एक एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके यूज़र एप्लीकेशंस तक सारा दैट इज़ अप टू द कंज्यूमर। इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी सब जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो ही डाल के देते हैं। और जैसे मान लो कुछ तुम्हें कुछ एप्लीकेशन डेवलप करनी है, वेबसाइट डेवलप करना है, तो जो डेवलपमेंट टूल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारा वो लोग डाल के देंगे। तुम्हें बस उस पर काम करना है, अपना कोड खुद लिखना है, जो भी डेवलप करना चाहते हो डेवलप कर सकते हो। तो इसमें जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है उसमें थोड़ा सा और जो है एक्स एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर है, एज कम्पेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। फिर आता है तीसरा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसका वो एग्जांपल मैंने गूगल डॉक्स लिया था। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सिंपली हम कोई एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, उसको एक्सेस कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट। जैसे गूगल डॉक्स के केस में क्या है, मेरे को डॉक्यूमेंट्स एडिट करने हैं, कुछ करना है, मैं सिंपली उसको यूज़ कर सकता हूँ। एंड मुझे अपने सिस्टम पे कोई भी ऐसे, जैसे एम एस ऑफिस या ओपन ऑफिस, कोई भी इस तरह का सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैंने ऑनलाइन एक्सेस कर लिया गूगल डॉक्स को, वहीं पे काम कर लिया उसी सॉफ्टवेयर पे, एंड लोकल सिस्टम में कुछ मेरे को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो ये तीन मॉडल्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। कुछ अगर है क्वेश्चन तो पूछ लो यहाँ पे। नो, अच्छा, कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स जानते हो क्या क्या है मेन, अगर यूज़ किया हो कभी या सुना ही हो कहीं? ए डब्ल्यू एस, ओके गुड, ए डब्ल्यू एस है। ए डब्ल्यू एस किसका, अमेजोन का है। ठीक है, अमेजोन वेब सर्विसेज इज ए डब्ल्यू एस। तो ठीक है, ए डब्ल्यू एस इज क्वाइट पॉपुलर। और कोई बता सकते हो? आज़र, हाँ बिल्कुल, ये दोनों सबसे पॉपुलर क्लाउड जो है सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। एटलीस्ट अभी के लिए तो यही दोनों सबसे पॉपुलर हैं। तो एजोर है माइक्रोसॉफ्ट का,
AWS है अमेजोन का, अमेजोन वेब सर्विसेज। बाकी फिर गूगल का भी है, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP। फिर IBM का है, सेल्सफोर्स का है, बहुत है मतलब। लेकिन मेन सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही दोनों है, AWS और एजोर। एक अमेजोन का है, एक माइक्रोसॉफ्ट। तो तुमने यूज़ किया है इनमें से कोई भी? AWS यूज़ किया है, अच्छा। चलो, बट AWS वही बहुत ज़्यादातर लोगों ने वही यूज़ किया होता है। एजोर थोड़ा सा, जब भी पूछो, कम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है एजोर। फिर दोनों अच्छे हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। तो ओके, ये सारे मेजर प्रोवाइडर्स हैं। लेकिन अब अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग की हम लोग बात करते हैं, बेनिफिट्स सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या क्या है। बेनिफिट्स में सबसे बड़ी चीज़, नो मोर बाइंग सर्वर्स, अपडेटिंग एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, कॉस्ट की जो बात की थी, खरीदने नहीं पड़ते नए सिस्टम्स। सिंपली यू कैन पे फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑनलाइन, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को यूज़ करो। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अपडेट्स सॉफ्टवेयर के खुद से नहीं करने पड़ते हैं। बहुत बड़ा एक वो जो है चक्कर हो जाता है कभी कभी अपडेट्स का, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का सिस्टम आपके पास है। यूजिंग क्लाउड सर्विसेज means companies can move faster on projects, test out concepts without lengthy procurement and big upfront costs. क्लाउड कंप्यूटिंग में सारा कहाँ होता है, वर्चुअलाइजेशन बेस्ड होता है, ये वर्चुअल मशीन्स यूज़ होती हैं इसमें ज़्यादा। तो आराम से टेस्टिंग वगैरह की जा सकती है कोड की, एप्लीकेशंस की, विदाउट एनी हैसल्स। स्केलिंग तो उस समय जो मैंने बताया था, स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हो अपना यूजेज, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, जो कि एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर जब हो ऑन प्रिमाइसेस उसमें पॉसिबल नहीं होता। तो ये कॉस्ट, स्केलिंग, स्पीड, और प्लस एक ये भी तो फ़ायदा है कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग से कुछ काम कर रहे हो यूजिंग द क्लाउड, तो वहाँ पे फिर काम शेयर करना, मल्टीपल लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं सेम चीज़ पे, वो भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि सारा ऑनलाइन है, कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी उसको। अगर सेम एक ही सिस्टम पे कुछ हो या फिजिकल आपके सर्वर्स में कुछ है, तो उसको, दैट इज़ अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो मैंने स्केलिंग की बात की थी, ये यहाँ पे ये पॉइंट उसने बताया, और एन एप्लीकेशन दैट हैज बिग पीक्स इन यूसेज, फॉर एग्जांपल दैट इज ओनली यूज्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द वीक और ईयर, मतलब कुछ टाइम पे तो उसका यूज़ हो रहा है, या कुछ टाइम पे वहाँ पे जो लोड आ रहा है वो बढ़ रहा है, तो इट में मेक सेंस टू हैव इट ऑन द क्लाउड, है ना, कि जब ज़रूरत है तभी यूज़ करो, अदरवाइज बाकी टाइम तो वो ऐसे ही खाली बैठा रहेगा वो सिस्टम। तो उसको, अब खाली अगर बैठा है सिस्टम तो वो तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये स्केलिंग वाला बेनिफिट है। बेनिफिट्स तो बहुत हैं कंपनीज को इस चीज़ के, लेकिन जहाँ पे हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमें ये भी कंसिडर करना है कि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का अच्छा डिसएडवांटेज कोई बता सकता है क्या, कि तुम्हारे हिसाब से व्हाट वुड बी द डिसएडवांटेज व्हेन यू टॉक अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग?
Data stored in different servers, remote place. Okay, good, very good points. और ये सारी जो चीज़ें हैं कि डेटा स्टोर्ड इन डिफरेंट सर्वर, रिमोट प्लेस, ये थोड़ा फिर सिक्योरिटी कंसिडरेशन इसकी आ जाती है। सबसे पहली बात तो कंप्लायंस। मान लो तुम्हारा डेटा कहीं और है, तुम किसी और कंट्री में हो, तो अगर तुम्हें कोई कंप्लायंस लेनी है तो वहाँ पे चक्कर पड़ेगा इसका। नो कंट्रोल ऑन प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये बात करता हूँ इसके बारे में भी। तो सबसे पहले तो जो रिमोट प्लेस वाली बात है, एक तो कंप्लायंस का इशू है। मान लो फिर अगर इन केस कुछ इशू होता है एंड कुछ लीगल प्रोसीडिंग होनी होती है, तो वो किस जुरिस्डिक्शन में आएगा, ये भी इशू हो जाता है कि जहाँ तुम्हारी कंपनी लोकेटेड है वहाँ आएगा या जहाँ तुम्हारा डेटा लोकेटेड है वहाँ आएगा। तो ये भी एक चक्कर रहता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एडवांटेजेस तो हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्लस अब तुमने यहाँ पे जो पॉइंट उठाया, बहुत बढ़िया पॉइंट लिया है, नो कंट्रोल ऑन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तुमने जो सर्विसेज के लिए पे किया तुम उन सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, लेकिन जो सर्विसेज वो तुम्हें जिस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे ही ले सकते हो। उनके सिस्टम्स पे तुम्हारा बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल होता है। और उन्होंने क्या सिक्योरिटी मेजर्स लगाए हुए हैं, किस तरह से सिक्योर किया अपने सिस्टम्स को, ये भी तुम्हें क्लियर पिक्चर नहीं मिलती है इस बात की। ठीक है, अगर ऑन प्रेमाइसेस हो सब कुछ, तो वहाँ तुमने खुद अपने सिस्टम रखे हैं, उनको कैसे सिक्योर किया है, तो एक बहुत अच्छा आइडिया है इस चीज़ का। मतलब अगर तुमने ही अपने ऑन प्रेमाइसेस किया है सारा, देन यू नो कि हाँ एग्जैक्टली व्हाट मेजर्स आर इन प्लेस, और मेरे सिस्टम मैंने कैसे सिक्योर किए हैं, क्या क्या किया है उसके लिए। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है। तुम्हारे हाथ में नहीं है वो चीज़ की कैसे सिक्योर हुआ, क्या हुआ। वो किसके हाथ में? सर्विस प्रोवाइडर के। और वो तुम्हें डेफिनेटली एक एक चीज़ नहीं बताएगा, एक एक डिटेल नहीं देगा कि हाँ मैंने क्या सिक्योरिटी मेजर्स लगाए हैं, क्या है क्या नहीं। तो सिक्योरिटी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूंगा, तो इट इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज इसको कहा जा सकता है। क्योंकि फिर बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ थ्रू नो फॉल्ट ऑफ योर ओन तुम्हारा डेटा रिस्क पे है। मान लो कोई अटैकर है, ठीक है, उसने किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म को अटैक किया, वो तुम्हें अटैक नहीं करना चाह रहा, तुम्हारी कंपनी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है। उसको क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है उसको टारगेट करना है। तो वहाँ तुम्हारा डेटा स्टोर्ड है, तो हो सकता है कि वो डेटा लीक हो जाए वहाँ पे। या फिर अगर उसने क्लाउड प्लेटफॉर्म को टारगेट किया किसी और कंपनी का डेटा लेने के लिए, लेकिन उन्हीं सेम सिस्टम्स पे तुम्हारा भी डेटा है, तो हो सकता है वहाँ वो लीक हो जाए। प्लस इन्होंने एक ये भी बोला है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज नॉट नेसेसरली चीपर देन अदर फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटिंग, जस्ट एज रेंटिंग इज नॉट ऑलवेज चीपर देन बाइंग इन द लॉन्ग टर्म। तो ये तो चलो ठीक है, एक कंसिडरेशन है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे क्या यूजेज है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तुम फिर सोचोगे कि इसको क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट करना है या नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट चीज़ तो नहीं, मतलब लास्ट लाइन जो उन्होंने यहाँ लिखी है, यू कैन ओनली एक्सेस योर एप्लीकेशन इफ यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। क्लाउड कंप्यूटिंग पूरी इसी पे बेस्ड है कि वो इंटरनेट कनेक्शन है तो एक्सेस कर लिया, अदरवाइज नहीं है। प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग में एक और इशू ये भी रहता है कि मान लो तुम्हें डेटा माइग्रेट करना है, वहाँ एक सर्विस से दूसरी सर्विस में माइग्रेट करना है। अब वहाँ अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा डेटा है या कुछ पर्टिकुलर ऐसी एप्लीकेशन है जो डेवलप हो रही है, या जो भी सिचुएशन है, और जहाँ तुम माइग्रेट कर रहे हो वो कंपैटिबल नहीं है उस चीज़ से, तो वहाँ भी फिर चक्कर पड़ जाएगा। यार कंपैटिबिलिटी इशू अगर आ गया तो फिर अटक जाओगे, वहाँ पे क्या कर सकते हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इवन सोचनी पड़ती है।
बिफोर यू कमिट कि हाँ मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग ही यूज़ करेंगे और कुछ सोचना ही नहीं है। कॉस्ट कंसिडरेशन हैं, सिक्योरिटी कंसिडरेशन हैं बहुत ही, डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज की डेटा किस तरह से स्टोर होगा किस तरह से नहीं होगा। प्लस अब जैसे कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशंस आती हैं, जैसे यूरोप में वो जीडीपीआर है, डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, क्या उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे डेटा पे, क्या सिचुएशन रहेगी, वो भी सब सोचना पड़ता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के ठीक है एडवांटेजेस तो हैं, बट इतना सिंपल नहीं कि हाँ सिंपली तुमने देखा हाँ नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा है मेरे को अच्छा लग रहा है एंड आई जस्ट मूव टू दैट। तो काफ़ी कुछ पहले कंसिडरेशन में लेते हैं, उसके बाद ही क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाते हैं। ओके अच्छा, एक और यहाँ पे जो चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग के डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस। सबसे पहला तो होता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मतलब सिंपल जो सबसे बेसिक इम्प्लीमेंटेशन रहता है, ये वे यूजर्स कैन एक्सेस अ लार्ज पूल ऑफ कंप्यूटिंग पावर ओवर द इंटरनेट। पब्लिक क्लाउड मतलब कि वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं पब्लिक क्लाउड में उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जैसे अपना यही गूगल डॉक्स, गूगल स्टोरेज, AWS सर्विसेज, अजोर वगैरह, ये सब नॉर्मल अपना पब्लिक क्लाउड है, कोई भी जाके उसको एक्सेस कर सकता है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, सिंपली क्या करना है, वो वेबसाइट पर गए और यूज़ करने लग गए सर्विस को। अब नॉर्मल एक तो जो भी इंडिविजुअल यूजेज होता है वो, प्लस छोटी स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस जो हैं यूजली ये पब्लिक क्लाउड के ही अंदर ऑपरेट करते हैं। अब लेकिन कई बार होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट्स इस तरह से होती हैं कि उनको कुछ डेटा या कुछ कंप्यूटिंग सर्विसेज जो हैं वो एक प्राइवेट उसमें रखनी है एनवायरनमेंट में, कि कोई और एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, वो सिर्फ उन्हीं को एक्सेसिबल हो, स्पेशली वो एनवायरनमेंट उन्हीं के लिए डेवलप किया हुआ होता है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है एक अलग से सेपरेट एक इम्प्लीमेंटेशन बनाता है और वो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेसिबल होंगी वो सर्विसेज। ठीक है, और वो जिसे प्राइवेट क्लाउड कहा जाता है उसको। वहाँ पे मान लो कुछ डेटा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उनकी कुछ एप्लीकेशंस डेवलप ऐसी हो रही हैं जो वो चाहते हैं कि हाँ नहीं ये जो पोर्शन है क्लाउड सर्विसेज का ये किसी और को एक्सेसिबल हो ही ना। तो ये जो भी सर्विस यूज़ हो रहे हैं, जो भी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं, वो स्पेशली इनके हिसाब से टेलर मेड है, कस्टम इनके हिसाब से बनाया हुआ है वो पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। फिर है हाइब्रिड क्लाउड। अब मान लो कुछ डेटा तो कंपनी का ऐसा है, कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो वो प्राइवेट क्लाउड में रखना चाहते हैं, है ना, कि एकदम मतलब पूरा प्रॉपर सिर्फ प्राइवेट रहे वो, किसी और को एक्सेस ना हो। बट ऑफकोर्स प्राइवेट क्लाउड का इसको यूज़ करने का कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो जो सर्विसेज ऐसी हैं जो पब्लिक क्लाउड में यूज़ की जा सकती है या जो डेटा ऐसा है पब्लिक क्लाउड में भी स्टोर किया जा सकता है, उसके लिए फिर वो लोग पब्लिक क्लाउड यूज़ करते हैं। तो हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग ये हो गया कि यू यूजिंग बोथ, दोनों आप यूज़ कर रहे हो। आधी चीज़ें आप पब्लिक क्लाउड में रख रहे हो और जो ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है उसको प्राइवेट उसमें रख रहे हो, उसको कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस तो इसी का इस्तेमाल करती हैं हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्योंकि वो नहीं अफोर्ड कर सकती कि भाई सब कुछ प्राइवेट में हो और जो जो डेटा ज़्यादा सेंसिटिव है
उसको वो ये नहीं चाहते कि उसको हम पब्लिक क्लाउड में डालें, तो वो थोड़ा थोड़ा दोनों यूज़ करते हैं, कुछ पार्ट प्राइवेट का, कुछ पार्ट पब्लिक का। अब एक और होता है, यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया होगा, कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड मतलब जैसे कुछ कंपनीज हैं सेम इंडस्ट्री से, जैसे मान लो आईटी इंडस्ट्री मान लो, तो ये जो कंपनीज हैं, क्योंकि ये लोग आईटी में हैं, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, किस तरह की सर्विसेज इनको चाहिए, किस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस इनको रिक्वायर्ड हैं, वो सारी सिमिलर होंगी, बिकॉज सेम इंडस्ट्री। तो एक ही जो है क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, ये सारी कंपनी शेयर कर रही हैं, एंड दे आर ऑल फ्रॉम द सेम कम्युनिटी में, सेम इंडस्ट्री, आईटी फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो उसको कहते हैं कम्युनिटी क्लाउड मॉडल। कई ऑर्गेनाइजेशंस जो सारी सेम इंडस्ट्री में से हैं, वो सेम क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं, उसको कहा जाता है कम्युनिटी क्लाउड। बाकी और कुछ उन्होंने चीज़ें दी हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग माइग्रेशन कॉस्ट और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट उन्होंने लिया, इस ज्योग्राफी रेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने यूरोप का एग्जांपल लिया, जो मैंने अभी मेंशन किया था, दे हैव टू वरी अबाउट वेयर द डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड, क्योंकि उनके कुछ रेगुलेशंस हैं जो उनको मानने पड़ते हैं, और वो रेगुलेशंस, ये प्रूव करने के लिए कि वो रेगुलेशंस मान रहे हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेटा स्टोर्ड कहाँ पे है। फिर सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इज़ अनदर इशू। तुम कौन से कंट्री में हो, तुम्हारा डेटा कौन सी कंट्री में है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाती है। क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि अगर हम यहाँ पे हैं तो हाँ सर्वर्स भी सारे यहीं के यूज़ हो रहे हैं। तो हालांकि ऑफकोर्स सारी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि जो है डेटा अलग कंट्रीज में स्टोर होगा, बट देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी। हम पहले से कोई प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते कि डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। इन सम केसेज यू हैव अ चॉइस, लेकिन कुछ केसेस में आपके पास चॉइस नहीं रहती है कि आपका डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कौन से सर्वर्स में स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी का आता है, क्योंकि देर इज़ अ लैक ऑफ कंट्रोल। मैं क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आई कैन नॉट बी कम्प्लीटली श्योर कि वो कितना सिक्योर है कितना नहीं है। अब ऑफकोर्स जो प्रोवाइडर है वो डेफिनेटली उसकी कोशिश रहेगी कि मैं अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बनाऊँ। डेफिनेटली वो लोग ये नहीं चाहेंगे कि हाँ, हाँ, कुछ भी किसी भी तरह का नुकसान हो, कस्टमर्स को कोई लॉस हो, क्योंकि कस्टमर्स का अगर लॉस होता है उनका भी रेपुटेशन वहाँ पे डैमेज होती है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, दे लूज क्लाइंट्स, इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। तो दे डेफिनेटली ट्राई कि सबसे अच्छे से अच्छे वो सर्विस प्रोवाइड करें, सिक्योर हो जितनी भी हो सकती है। और फिर भी यू कैन नॉट बी कम्प्लीटली श्योर कि उन्होंने क्या क्या लगाया है क्या नहीं लगाया। प्लस फिर ये भी हो सकता है कि मान लो तुमने अपनी तरफ से कोई क्लाउड सिक्योरिटी में कंट्रोल्स लगाने हैं, लेकिन दे आर नॉट कंपैटिबल विद जो उन्होंने अपनी तरफ से सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाया है, तो कंपैटिबिलिटी का भी इशू हो जाता है वहाँ पे। तो मतलब ये तो चलो जैसे एक कंसिडरेशन है, लॉट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी में। मान लो कोई जैसे इनसाइडर अटैक्स जो होते हैं, जहाँ पे कि कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय कंपनी के अगेंस्ट कोई ग्रज निकाल रहा है,
तो वो कंपनी का कुछ डेटा या कुछ सिस्टम सैबोटेज कर लेगा। अब मान लो कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उनका कोई इनसाइडर अटैक होता है और वो कुछ ऐसे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है या कुछ ऐसा डेटा लीक कर देता है जो कि एज अ कंज्यूमर तुम्हारा डेटा था। तो वहाँ भी अब उसने टारगेट डायरेक्टली तुम्हें नहीं किया, लेकिन नुकसान तो हुआ, डेटा तो गया। तो इस तरह से बहुत से कंसिडरेशन हैं, बहुत सी रिस्क आ सकती हैं। और जब जहाँ तक क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करते हैं, और ऐसे सिंपली ये नहीं कि हाँ भाई क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं सारा उसी में कर लूँ। काफ़ी सोच समझ के इसको यूज़ करना होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ जो अभी जो भी कवर किया है इसमें हमने? नो डाउट, ओके। ठीक है, अच्छा इस टॉपिक में कोई वो नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, क्योंकि अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग एक ओवरव्यू ही है यहाँ पे छोटा सा, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये टॉपिक भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो करें नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट या अगली बार करना है? कल ही करें, चलो ठीक है, जैसे मर्जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम उसको कवर करेंगे। क्रिप्टोग्राफी में तीन मेन डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, सारे कवर होंगे। इनक्रिप्शन, हैशिंग और एनकोडिंग। टॉपिक्स हमारे जो हैं अभी, एक तो क्रिप्टोग्राफी है जो नेक्स्ट करेंगे, फिर वाईफाई हैकिंग, मोबाइल हैकिंग, या तीन हो गए, चार टॉपिक्स बचे हैं अभी टोटल। ठीक है, तो ओके, कल स्टार्ट करते हैं जैसे मर्जी। और क्रिप्टोग्राफी जो है डेफिनेटली इसमें एक दो सेशंस तो हमें लग जाएंगे। अच्छा, थोड़ा कुछ आइडिया है किसी को क्रिप्टोग्राफी क्या कहते हैं, किस चीज़ को? मैं आगे उसमें कुछ नहीं करा रहा, जस्ट छोटा सा डिस्कशन उसको लेके। यस, ओके। तो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? Study of encrypting and decrypting. That is partially correct. But study of not just encrypting and decrypting, but study of any techniques जिससे कि हम कम्युनिकेशन को सिक्योर कर सकते हैं।
ठीक है, आर एस से एस एच ए, ओके, आर एस इज डिफरेंट, एस एच ए इज डिफरेंट। ठीक है, चलो ये तो ऑफकोर्स हम लोग कवर करेंगे आगे डिटेल में कि क्या है। वही मैं प्रॉपर टाइप्स जो भी हैं, हैशिंग, एनक्रिप्टिंग, डिक्रिप्टिंग, डिकोडिंग, सारा वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बेसिक पर्पस लेकिन क्रिप्टोग्राफी का क्या होता है कि किस तरह से कम्युनिकेशन को सिक्योर किया जाए, ताकि कोई ऐसा थर्ड पार्टी, कोई ऐसा अटैकर, कोई ऐसा इंट्रूडर जो ऑथराइज नहीं है उस कम्युनिकेशन को रिसीव करने के लिए, उसको पता ना चले कि कम्युनिकेशन क्या हो रही है, कि क्या मैसेज भेजा जा रहा है, क्या डेटा भेजा जा रहा है, वो चीज़ किसी थर्ड पार्टी को ना पता चले। इसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसमें क्या टेक्निक्स लगती हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन सिक्योर की जाती है। ठीक है, डिटेल फिर कल उसको स्टार्ट करते हैं। कि फिर अपन कल देखते हैं। तुम्हारा वो सैम फाइल वाला भी मैं देखता हूँ क्या उसका चक्कर है। एक्सेस डिनाइड लिखा रहा है ना उसमें, एग्जैक्ट क्या लिखा रहा है एक बार बताना दोबारा से, एग्जैक्ट जो मैसेज उसमें एरर मैसेज आ रहा है। एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो क्या? हाँ, ओके। अब इसमें तुमने क्या लिखा, रेग सेव एचकेएलएम शाम डाउनलोड। अरे डाउनलोड्स मत लिखो ना, जो फाइल का नाम तुम्हें देना है उस नाम से लिखो। यूज़र, अब तुम्हारा ऑलरेडी डाउनलोड्स नाम का फोल्डर तो है, या तो एक काम करो, रेग सेव एचकेएलएम शाम, तो ठीक है, वैसे का वैसे रहेगा। अब इसमें पाथ पूरा दे दो, सी कोलन, या तो सी ड्राइव में एक बार स्टोर करके दो, सी कोलन, और जो फॉर्मेट होता है सी कोलन कोलन से कोलन बैक स्लैश, और यहाँ पे तुम्हें नाम भी देना पड़ेगा किस नाम से फाइल को सेव करना है। कुछ भी नाम दे दो, सैम फाइल या क्या, नहीं स्पेस, स्पेस नहीं, सेम स्पेस नहीं, एक सिंपल इसके उसमें जो है बैकवर्ड स्लैश के बाद भी सेम स्पेस मत दो। हाँ ठीक है, इसको रन करके देखो एक बार क्या आता है। अच्छा, इसमें एक्सेस इज डिनाइड दे रहा है। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ इसका क्या मिलता है सोल्यूशन, फिर बताता हूँ।
ठीक है, बंद कर दो अभी तो स्क्रीन शेयरिंग, मैं इसका देख के बताता हूँ क्या है। ठीक है, कर दिया मैंने। अपन कल कंटिन्यू करते हैं, मैं देखता हूँ इसका क्या ऑप्शन मिलता है मेरे को। ओके, हैव अ नाइस डे। हाँ, यू हैव अ नाइस डे एज वेल। ध्यान ही रखो यार, अभी तो टाइम थोड़ा ऐसे ही चल रहा है आजकल।